जब 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर होने वाला था, अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय ऑपोजिशन भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट थे, वो पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने पूरे देश को एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ खड़े होने को कहा। अब तो सारा देश एक पार्टी है। राजनीति के मतभेद भुलाकर, छोटी छोटी चीजों को ताक पर रखकर, सारे देश को कंधे से कंधा लगाकर और कदम से कदम मिलाकर विजय के लिए आगे बढ़ना होगा। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बोल क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो वॉर शुरू हुई है, उसमें जो खमेनी की डेथ हुई है, उसके बाद भारत के कुछ लोगों ने इनको अपना पापा बना लिया है। ऑपोजिशन खमेनी की मौत के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रही है। लोग कह रहे हैं कि मोदी दुखी क्यों नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है वो एक्चुअली इंडिया को कंट्रोल करते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट देश नहीं है। और यहाँ पर टाइमिंग भी देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल से लौटे हैं। 25-26 फरवरी को मोदी इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे, उनके पार्लियामेंट नेसेट में स्पीच दे रहे थे। और अब ये देखो, इजराइल डिफेंस ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि ये अटैक हफ्तों पहले ही प्लान हो चुका था। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने परमिशन दिया, इसलिए इंडिया अब रशियन तेल खरीद पा रहा है। We have some breaking news that is coming in. The United States has issued a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. अब मुझे बताइए, परमिशन या वेवर या मोहलत कब दी जाती है? जब इंडिया पर कोई बंधन आ गया हो। बंधन कब आता है? जब कोई एग्रीमेंट हुई हो। एग्रीमेंट कब होता है? जब हस्ताक्षर हुए हो। जब अमेरिका कहता है कि वो हमें छूट दे रहा है। यही बात राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाई थी और कहा था हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब अमेरिका हमें बताएगा हमें किससे तेल खरीदे और किससे ना खरीदे। ये निर्णय अमेरिका ले रहा है। तो एक तरफ 1971 की क्राइसिस में पॉलिटिकल यूनिटी थी और दूसरी तरफ आज क्राइसिस के समय पे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। व्हाट अ बिग चेंज। तो क्या ये जो क्लेम्स हैं ये सच है? क्या मोदी की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है? याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी यही कहा गया था। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो। थाली बजाने वाली जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अब उनके वश में आ चुकी है। तो आज के एक नए वीडियो में हम ईरान यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो सबसे इनसेन हॉट टेक्स हैं, सबसे इनसेन कमेंट्स हैं, हम उनको देखेंगे। और शुरू करने के पहले मैं आपको वार्न करना चाहता हूं और एक नसीहत देना चाहता हूं कि अगर आपके पास हेडेक की दवाई है तो इस वीडियो को देखने के पहले वो दवाई जरूर ले लें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के कुछ टेक्स को देख के आपका सरदर्द शुरू हो जाए। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। और देखिए, जब भी इस तरह से वॉर की इतनी अनस्टेबल सिचुएशन निकल कर आती है दुनिया में, तो ये सिचुएशन हमें एक बात समझा देती है, जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले, दुनिया कब कौन सा मोड़ ले ले, कोई नहीं जानता। एक इमरजेंसी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, कभी कभी किसी के घर के अंदर भी आ सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत है। बीमारी या हादसे के समय तुरंत पैसे का बंदोबस्त करना आसान नहीं होता। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि पता नहीं चलता कब हॉस्पिटल के खर्चे का बड़ा बिल सामने आ जाए। उस वक्त कर्जा लेना या एफडी तोड़ने से बेहतर है कि पहले से इंश्योरेंस के बारे में सही प्लानिंग हो। हॉस्पिटल बिल इंश्योरेंस कंपनी देखे और आप अपना इलाज बेफिक्र होकर करवाएं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक तरह की बचत ही होती है। अब तो काफी ऐसे प्लान्स आ गए हैं जो पहले ही दिन से डायबिटीज, थायराइड, बीपी, एस्मा जैसे एग्जिस्टिंग डिजीजेस को कवर करते हैं। अगर आप सही वक्त पर ऐसे प्लान्स ले लेते हैं तो आपके मंथली बजट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टर्म इंश्योरेंस की भी सही समझ होनी चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसे ले लेते हैं, उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। हर परिवार में कमाने वाले मेंबर को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यह इंश्योर करता है कि आपके ना रहने पर आपके परिवार को पैसे की कोई दिक्कत ना हो कभी। लेकिन कौन सा प्लान आपके लिए सही है, ये खरीदने के पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सिर्फ 400-500 रुपए महीने की छोटी सी रकम देकर आप हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में लाखों करोड़ों तक का कवर ले सकते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखी है, जिससे आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है। और ऑनलाइन लेने पर 15 to 25% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। एंड अल्टीमेटली फैसला आप अपने समझ और अपने विवेक के हिसाब से लें। तो हमारा हॉट टेक नंबर 1 आता है, जो है कि इंडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और इंडिया को अमेरिका कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने परमिशन दी है भारत को 30 दिन के लिए रशियन तेल खरीदने के लिए। बहुत सारे लोग एग्जैक्ट सेम चीज कॉपी पेस्ट करके पोस्ट किए जा रहे हैं कि मोदी जो है अमेरिका के कंट्रोल में है। पहली बात तो यार कि आप इंडिया के बजाय अमेरिकन गवर्नमेंट को बिलीव करते हो, वो गवर्नमेंट जो डेली अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। And we may have casualties
That often happens in war. I don't know if this is technically a war. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. This isn't a war. We haven't declared war. The Secretary of Defense, who calls himself the Secretary of War, said today this is a war. We set the terms of this war, from start to finish. Nobody should classify this as war. It is combat operations. War is hell, and always will be. Strategic strikes are not war. आप इस बंदे को ट्रस्ट करना चाहते हो? Because Trump went from campaigning to release every file I'd be inclined to do the Epstein. I'd have no problem with it. to saying this once in office. Are you still talking about Jeffrey Epstein? एग्जैक्टली आप अभी भी एप्स्टीन की बात कर रहे हैं यार। ट्रम्प भाई तो एप्स्टीन के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई लो लेवल पॉकेट मार हो। ये तो वही बात हुई कि 1945 में कोई कह रहा है यार आप लोग अभी भी हिटलर की बात कर रहे हो। अरे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप केजरीवाल और नीतीश को पलटी के मामले में टक्कर दे रहा है और आपने आज इसको बाप बना लिया। वही बंदा जिससे आप पिछले 8 साल से नफरत करते हुए आ रहे हो क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो ये अचानक से आपका बाप बन गया है। जवाब दीजिए राहुल जी। राहुल जी कुछ इंपॉर्टेंट मामले में बिजी लग रहे हैं। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया को अमेरिका से रशियन ऑयल खरीदने के लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया ने कभी भी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। इनफैक्ट फरवरी में रशिया इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट तेल सप्लायर्स था। ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा बैरल्स ऑफ क्रूड पर डे फरवरी में इंडिया रशिया से इंपोर्ट कर रहा था। तो अमेरिका के परमिशन देने से ना देने से घंटा कुछ फर्क पड़ गया। मतलब ये तो वही बात हुई कि मैं बोलूं कि देखिए मैं परमिशन देता हूं कि जा कटरीना कैफ जाके कर ले शादी विक्की कौशल से। अरे मेरे परमिशन से घंटा फर्क पड़ता है बे। इंडिया ने ट्रेड डील के समय पे सिर्फ इतना कहा था अमेरिका को कि वो रशिया पर ऑयल डिपेंडेंस थोड़ी कम करेंगे और वो अमेरिका से और तेल खरीदना इंटेंड करेंगे। रशियन तेल रिप्लेस करके अमेरिकन तेल खरीदेंगे ये कभी भी नहीं बोला। इनफैक्ट देखिए काया पलट कैसी हो गई है कि अमेरिकन आज क्या बोल रहे हैं। We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries around the world. बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान आपने बहुत अच्छा किया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे थे। प्लीज रशिया से तेल खरीदते रहिए क्योंकि उससे हमारी जान बच जाएगी। क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है जिससे बहुत सारा तेल वेस्टर्न देशों में जाता है। बाय द वे जो लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो है उसको अमेरिकन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, आप असली गुलामी देखना चाहते हैं, आप असली कक बिहेवियर देखना चाहते हैं तो जरा इसको देखिए। कांग्रेस ने 2012 में अमेरिका के कहने पर ईरान से ऑयल ना खरीदने की एक डील साइन की थी। 2012 में हिलरी क्लिंटन ने खुलेआम अनाउंस किया था कि आज मैंने ये ऑर्डर दिया है कि इंडिया के समेत 7 देश ईरान से तेल खरीदना ड्रास्टिकली कम करेंगे। मतलब क्लिंटन ने ऑर्डर दिया और कांग्रेस ने चुपचाप सर झुका के मान लिया। फिर 2013 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने इंडिया को इंपोर्ट्स और ज्यादा कम करने का ऑर्डर दिया और तब की सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने तुरंत वो ऑर्डर भी मान लिया। तो जो वेटर की तरह जी साहब करते रहते थे अमेरिका के सामने, वो आज लोगों को सिखा रहे हैं कि हिम्मत कैसे दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी जब पावर के बाहर होती है ना तो वो ग्रुप स्टेज की साउथ अफ्रीकन टीम जैसी होती है, बिल्कुल गीगा चैट, कोई नहीं हरा सकता उनको। लेकिन जब कांग्रेस पावर में आ जाती है तो ये नॉकआउट स्टेज की साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जैसे हो जाता है, यानी कंप्लीटली यूजलेस। जब इंडिया यूएस ने ट्रेड डील साइन की थी तब भी यही प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई थी। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि भाई रीढ़ की हड्डी कैसी होनी चाहिए, जबकि आप ये ग्राफिक देखिए और इसमें देखिए कि कितने मेजर आतंकी अटैक्स कांग्रेस रूल के समय पे भारत में हुए थे जो पाकिस्तानियों ने और नक्सल आतंकियों ने करवाए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? वो ये कर रहे थे कि उन्होंने 1/3 ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स नक्सलों के नाम कर दिया था और बोल दिया था कि भाई हम क्या कर सकते हैं। इंडियन विक्टिम्स की बॉडीज ठंडी भी नहीं हुई थी और ये अमन की आशा कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे भारत में, और ये लोग सरेंडर की बातें कर रहे हैं। और यही बकचोदी है जिस वजह से राहुल गांधी की पार्टी के अपने लोग उसके ऊपर हंसते हैं जब भी राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यस, एंड इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? इनके पार्टी मेंबर्स को भी पता है नक्सल आतंकवाद अल्टीमेटली किसने खत्म किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। उरी और पहलगाम का बदला किसने लिया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। इनको स्पीकर और चेयरमैन के बीच का डिफरेंस पता नहीं है और ये लोगों को नेशनल डिफेंस सिखा रहे हैं। फिर आता है हॉट टेक नंबर 2। इंडिया ने ईरानियन नेवी को हेल्प क्यों नहीं की? हाल में ही ये खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के एक वॉरशिप को इंडियन ओशन में डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, The War Department. सॉरी,
वॉर डिपार्टमेंट ने खुद इस शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए वीडियो भी पब्लिश की है। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. रिपोर्टेडली ये ईरानियन शिप जो है वो इंडिया में मिलन इनिशिएटिव के थ्रू नेवल ड्रिल करने के लिए आई हुई थी और ड्रिल कंप्लीट होने के बाद ये शिप वापस ईरान जा रही थी, लेकिन रास्ते में अमेरिका ने इसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया। अपेरेंटली इस अटैक में ईरान के ऑलमोस्ट 100 सेलर्स की मौत भी हुई है। तो ये ऑब्वियसली बहुत अनफॉर्चुनेट है, इट्स अ हॉरिबल कॉस्ट ऑफ वॉर। लेकिन ये होने के बाद इमीडिएटली लोग फिर से भारत को अटैक करने लग गए। जंग चल रही है किसी और की, अटैक हो रहा है किसी और पे, कि भाई भारत ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, भारत ने ईरान के शिप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। Iranian ship Dana, a missile frigate that was sunk by a US Navy submarine in the Indian Ocean region. Well, there are other leaders and parties of the INDI. They've also voiced strong criticism of the government's handling of the situation. They described the Prime Minister's response as unacceptable, calling it cowardly and saying his compromise is putting India to shame. They also questioned the Prime Minister's silence on his recent Israel trip. The Congress party specifically is asking that why is it's almost 24 hours, but on multiple issues the government remains silent. The Prime Minister is not breaking his silence. तो आपने किसी को बुलाया अपने घर, कहा निहत्थे होकर आना, उसके बाद कल हमारे देश की सीमा पर श्रीलंका के और भारत के बीच ईरान का ये जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। जबकि रियलिटी ये है कि ये शिप जो है विशाखापट्टनम कोस्ट से 25 फरवरी को ही डिपार्ट कर गई थी और ये इंडियन वाटर्स के पास नहीं, श्रीलंकन वाटर्स के पास थी। डिपार्ट करने के पहले भी ईरानियन शिप ने इंडिया से कोई असिस्टेंस, रेफ्यूज या ऑपरेशनल सपोर्ट नहीं डिमांड किया था और जब ये इंसिडेंट हुआ है तब भी ये शिप इंडिया के टेरिटरी से बहुत दूर थी। आप ये इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखिए और श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखिए और देखिए कि ये जो अमेरिका ने स्ट्राइक किया है ये दोनों के इकोनॉमिक जोन से बाहर है, प्रॉपर्ली इंटरनेशनल वाटर्स में है। अमेरिका ने भी यही बोला है कि इन्होंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि ये ऑफिशियली इंटरनेशनल वाटर्स थे। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश खुद टेक्निकल टर्म्स में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब वो हमारे बंदरगाह से निकल गए और हमारे टेरिटोरियल वाटर्स, हमारी समुद्री सीमा के बाहर चले गए तो उसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, ये टेक्निकली स्पीकिंग। तो सेंटिमेंट को आप अलग करते हैं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उनको मालूम था कि उनका देश जो है, ईरान जो है, यूएसए के साथ जंग में भिड़े हुए हैं। तो इस हालात में दोनों देशों के जो जहाज है, नौसैनिक पोत हैं, वो निशाना बन सकते हैं, ये उनको जरूर मालूम होगा, लेकिन उन्होंने ये रिस्क ले ली और चल पड़े। और इसके कंपैरिजन में देखिए कि एक और ईरानियन वॉरशिप IRINS लवान जो कि इंडिया के पास थी उस समय, उन्होंने ऑफिशियली रेफ्यूज के लिए इंडिया के पास अप्लाई किया और इंडिया ने उसको ग्रांट किया है। तो भैया इससे ज्यादा भारत क्या कर सकता है, गोद ले ले ईरान को। फिर आता है हॉट टेक नंबर 3 कि भाई इंडिया को ईरान की मदद करनी चाहिए, कूद पड़ना चाहिए जंग के मैदान में ईरान को सपोर्ट करने के लिए। ईरान को सपोर्ट ना देना भारत का फेलियर है। देखिए किस तरह के डेस्परेट ट्वीट्स ये लोग पोस्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में कुदवा दिया जाए। लोग बोल रहे हैं इंडियन ओशन इज इंडियाज ओशन। अबे साले, उस हिसाब से तो रेड सी इज सोवियत यूनियन सी, ब्लैक सी इज नाइजीरिया सी, डेड सी इज खमेनी सी। अबे हम क्यों कूद पड़े जंग में यार, इस जंग का हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है। ये 3 देश जो इस जंग में इन्वॉल्व हैं, इन तीनों ने इंडिया को किसी भी तरह से टारगेट नहीं किया है, किसी भी तरह से भारत की सॉवरेनिटी को इन्होंने वायलेट नहीं किया है। अमेरिकन ने इस ईरानियन शिप को अटैक किया है इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कहीं ज्यादा बाहर। हाँ, इंडिया जो है ये इंडियन ओशन को अपना बैकयार्ड मानता है, लेकिन ये एक एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांस है जहां पर एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट 3 देशों के बीच में लॉन्च हो गया है। ये एक इशू है जो इंडिया डिप्लोमेटिकली हैंडल करेगा। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम भी जंग में कूद पड़े। ये क्या बेवकूफी है यार, भारत देश है, कोई बागपत वाले चाचा है कि कहीं हमने लड़ाई होती हुई देखी और हम भी कूद पड़े उसमें। तो ऑनेस्टली यार, आपके सर में दर्द शुरू हुआ अभी तक? मुझे लगता है कि जिस तरह हमने ये मेल्टडाउन्स के ग्लासेस निकाले थे, हमको सेक्युलर सरदर्द के टैबलेट भी लॉन्च करने पड़ेंगे। हो सकता है अगले हॉट टेक्स वाले वीडियो में सेक्युलर सरदर्द के टैबलेट्स हम लेकर आए। और इसके अलावा मैं कांग्रेस पार्टी और उनके अनबायस्ड सपोर्टर से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इंडियन ओशन इंडिया का ओशन है और इंडिया को कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए इस ओशन के ऊपर, तो एक सवाल है मेरा। 80% जो चाइना का तेल है वो मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू जाता है। चाइना कई सालों से इंडियन ओशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी पावर को इंडियन ओशन में बढ़ाने के लिए। इंडिया इस समय पे एक बड़ा नेवल पोर्ट बना रहा है ग्रैंड निकोबार आइलैंड में अपने सेफगार्ड्स को सपोर्ट करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए। तो अगर कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के तलचटुओं को इंडियन नेशनल इंटरेस्ट की इतनी ही चिंता है तो ये ग्रैंड निकोबार आइलैंड में जो पोर्ट बन रहा है उसको इतना अपोज क्यों कर रहे हैं? ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ये कोई एक्सोटिक वेकेशन डेस्टिनेशन हो। सरकार भी यही प्लान कर रही है, लेकिन सिर्फ अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के लिए। मतलब आपके सपनों की छुट्टी करके
लिए उनका ड्रीम वेकेशन प्लान हो रहा है। आज जनहित में जारी के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट जनहित में नहीं धनहित में है। Dr. Ajay Alok, the Congress calls it a planned misadventure. The Congress says it's an ecological disaster, poses an existential danger to the indigenous tribal community, flora and fauna. At the same time, Jairam Ramesh from the opposition Congress party and Bhupender Yadav, the environment minister, they've been also arguing on social media and also in exchange of letters. I will also share with you two stories from the print, one by Ruchi Bhattar on the NGT clearance and second by Soumya Pillai on the argument between भूपेंद्र यादव, the environment minister, and जयराम रमेश। जवाब दो ब्रदर। और अगर आपको लगता है कि इंडियन ओशन इंडिया का ओशन है, इस पे और किसी का हक नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने क्यों अलाउ किया अमेरिकन को इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया नेवल बेस बनाने को? कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब अमेरिका ये नेवल बेस बिल्ड कर रहा था। सिमिलरली इंडियन ओशन में ही कोमोरोस आइलैंड में जब फ्रेंच बैक मिलिटेंट ग्रुप्स ने कू अटेम्प्ट किया था, तब भी इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया था। कहां थे आप उस समय पे? आप उस समय पे इंडियन नेवी को लेके क्यों नहीं गए और अमेरिकन नेवी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर दिया? कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंडियन ओशन में बेस बनाने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बकवास कर रहे हैं? भैया, जो लोग 26/11 के बाद चुपचाप बैठे रह गए थे हाथ पे हाथ धरे हुए, उनको नेशनल सिक्योरिटी पे ज्ञान नहीं फैलना चाहिए। और ये लोग जो 24 घंटे चाइना का पिछवाड़ा चाटते रहते हैं, ईरान के अटैक के बाद चाइना भी साइलेंट है। इनफैक्ट ईरान जो है वो चाइना का कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एलाई है इंडिया के कंपैरिजन में। चाइना को बहुत सारा तेल मिलता है ईरान से। ईरान बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पार्टनर है चाइना का मिडिल ईस्ट में। लेकिन चाइना चुप बैठा हुआ है, इसको ये लोग मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। और जब इंडिया चुप है तो वो स्ट्रेटेजिक फेलियर है। भैया, आप नोटिस कीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने अक्सर इस तरह की चीजों का रिस्पॉन्ड पेशेंस से दिया है। जब जस्टिन ट्रूडो और उसकी गवर्नमेंट बार बार लगातार बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे थे, तब इंडिया ने कुछ खास जवाब नहीं दिया, पेशेंस से वेट किया। रिजल्ट क्या हुआ? आखिर में ट्रूडो इलेक्शन हार गया और जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है मार्क कार्नी, उसने बिल्कुल पूरा यू टर्न लिया है और अनाउंस किया है कि वो इंडिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाएंगे। और अल्टीमेटली जीत भारत की हुई। जब ट्रंप ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहा था और फालतू में हर एक देश के साथ टैरिफ वॉर में लगा हुआ था, तब भी इंडिया ने मोस्टली पेशेंस मेंटेन किया। और एंड में देखिए इंडिया को एक फायदे की डील मिली और इस समय वो एक बेटर टैरिफ रेट के लिए रीनिगोशिएट भी कर रहे हैं। जब ट्रंप सबको ढिंडोरा पीट के बोल रहा था कि अब इंडिया रशियन तेल नहीं खरीदेगा, इंडिया ने चुपचाप पेशेंस रखा, चुपचाप तेल खरीदते रहे वो रशिया से। और आज आयरनी देखिए कि वही अमेरिकन गवर्नमेंट इंडिया के सामने हाथ फैला के खड़ी है कि प्लीज भाई थोड़ा और रशियन तेल खरीद लो, थोड़ा हमको भी दे दो। तो 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, उस सरकार मध्य मर्यादा में रहना चाहिए। उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी और उनके अनबायस्ड सपोर्टर्स हैं, वो इतना डेस्परेट हो रखे हैं कि वो TYT जैसे, द यंग टर्क्स जैसे डीपली एंटी हिंदू और एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कोट कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही देश को अटैक करने के लिए। And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. यार, सर में दर्द बढ़ रहा है। India's Hindu nationalist leader, Prime Minister Narendra Modi, unilaterally stripped Kashmir of its semi-autonomous status earlier this month. Until Modi took over, and he's a nationalist, he looked the other way as there was vigilante violence against minority Muslims in his region of India. आप लोग द यंग टर्क्स को कोट कर रहे हो यार? The harsh reality, though, is that under Narendra Modi, who is a far-right Hindu nationalist, India is trending towards authoritarianism, at least authoritarianism when it comes to Kashmir and its Muslim citizens in India and in Kashmir, after India revoked its autonomous status and is occupying it militarily. इन लोगों को यार, अगर आपको ऐसी ओपिनियन चाहिए तो लश्कर तैयबा से ही बात कर लो ना, वो तो बगल में ही बैठे हुए हैं और उनके बेसिकली भारत के ऊपर वही व्यूज हैं जो द यंग टर्क्स के व्यूज हैं। देखो यार, अगर आपको एप्स्टीन फाइल्स का सच जानना है तो आप डोनाल्ड ट्रंप की बात तो नहीं मानोगे ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपना पर्सनल एजेंडा है। वैसे ही अगर आपको इंडिया का सच जानना है तो आप द यंग टर्क्स के पास थोड़ी जाओगे, क्योंकि उनका अपना पर्सनल एजेंडा है। सब जानते हैं कि द यंग टर्क्स एक फार लेफ्ट एंटी हिंदू और एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए देश के साथ खड़े होने से कहीं ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना। और एक और हॉट टेक आया ना कि इंडिया जो है वो इजराइल के कंट्रोल में है। भाई कैसे?
अगर इंडिया इजराइल के कंट्रोल में होता तो वो ईरान के साथ इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इतने साल तक क्यों मेंटेन करके रखता? यूएस सैंक्शंस के बावजूद इतने सालों तक ईरान से तेल क्यों खरीद रहा होता? इंडिया आज भी पैलेस्टाइन के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन सपोर्ट करता है। इंडिया पिछले 2 सालों से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ह्यूमैनिटेरियन एड भेज चुका है गाजा को। अगर वो इजराइल के कंट्रोल में होता तो वो इजराइल के बजाय रशिया से इतने सारे वेपन्स क्यों खरीद रहा होता? फ्रांस से क्यों इतने सारे वेपन्स खरीद रहा होता? इजराइल से ही खरीदता सारे। यही तो प्रॉब्लम है आज की ऑपोजिशन के साथ। खमेनी की मौत हुई तो ऑपोजिशन कह रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर हॉल्ट किया अपने गोल्स अचीव करने के बाद, तब भी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। ईरान ने अरब कंट्री से मिसाइल मार दी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। यूएसए ने ईरान का शिप उड़ा दिया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। और किसी भी देश को आप देख लीजिए, ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं या फिर ऐसे लोग जो अपनी सिटिंग गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, जब भी कोई क्राइसिस होती है, तो उसमें वो अपने देश के साथ खड़े हो जाते हैं। और हमने अटल बिहारी वाजपेयी का भी एग्जांपल देखा है। लेकिन कांग्रेस और उनके जो अनबायस्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने हर एक अपॉर्चुनिटी ली है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इस क्राइसिस में अटैक करने के लिए। ऑनेस्टली पाकिस्तान नहीं होप कर सकता था कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर उनको दोस्त मिलेगा भारत को अटैक करने के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका फेवरेट हॉट टेक इस वीडियो में कौन सा था? और क्या आपको भी लगता है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो फेल हो चुकी है? भारत को इस क्राइसिस में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आप सबसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। हमने अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जिसपे आपको और जानकारी मिल सकती है इंश्योरेंस प्रोग्राम्स के बारे में। ऑनलाइन लेने पर 15 to 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है आपको, तो प्लीज उसको भी चेकआउट करें। बाकी मैं आप सबसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।